बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आपको पिछले लेक्चर्स जो हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। पिछली दफ़ा हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने किया था। मैंने आपको गॉस जॉर्डन मेथड के मतलब बताया था कि किस तरह से हम उसको करते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जब हम ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का प्रोग्राम है, कोर्स है, और इसको हमने किसी रिदम के साथ, किसी तरतीब के साथ इसको करना है। हम जिस तरह से लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस को सॉल्व करते थे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते थे कि जो हमें इजी इक्वेशंस नज़र आती थी उनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरी उनके साथ हैंडलिंग करते हैं। यहाँ पे हमें एक तरतीब रखनी है। हम अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्रोग्राम लिखना है और हम उसमें जो है मिनिमम एफर्ट के साथ प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। सो गॉस जॉर्डन मेथड को सॉल्व करने के लिए भी हमें थोड़ा सा इसके रिदम का, इसकी तरतीब का ख्याल रखना पड़ेगा। गॉस जॉर्डन मेथड क्या करता है कि वो आपकी तमाम जो है वो मैट्रिसेस को एलिमिनेट कर देता है। कोएफिशिएंट्स को करने के बाद आपको जो है वो मैट्रिक्स जो मिलती है वो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। सो इसमें बहुत सारी एफर्ट आपकी कम हो जाती है। आपको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ती। जो हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है उसका कोएफिशिएंट 1 हो जाता है और उसके सारे ऊपर नीचे और आसपास के बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं कोएफिशिएंट जो हैं वो हम 0 कर देते हैं। तो पिछली दफ़ा मैंने आपको सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस जो हैं वो गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना बताई थी। अभी इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसको कंप्यूटर में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया था। तो उसके लिए क्या हमने किया था, पहले तो यह है कि मेथड क्या है। मेथड विच इज़ द वेरिएशन ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड किया था पिछली दफ़ा, जिसमें हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया था और फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हमने तमाम जो वेरिएबल थे हमारे पास उनकी वैल्यूज कंप्यूट की थी। ये मेथड भी तकरीबन उसी तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है ना डिफरेंस है। वही है कि इसी में वेरिएशन हमने की है। दिस इज सूटेबल फॉर सॉल्विंग एज मैनी एज 15 to 20 साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम ये जब बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे मैक्सिमम कोएफिशिएंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। अगर हमारे कोएफिशिएंट जितने भी ज़ीरो होते चले जाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ सिस्टम इक्वेशन जो हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि हमें उतने प्रोसेस जो हैं वो हम जहाँ ज़ीरो हो जाएंगे तो वो प्रोसेस ऑब्वियसली हमारे लिए जो है वो कम हो जाएगा और हम वहाँ पे जो है नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस को हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो हम कहते हैं कि दिस इज सूटेबल फॉर सॉल्विंग एज मैनी एज 15 to 20 साइमल्टेनियस इक्वेशंस विद 7 to 10 significant digits used in arithmetic operations of the computer. This procedure varies from the Gaussian elimination method in that when an unknown is eliminated, it is eliminated from all the other equations. ठीक है, that is from those preceding the pivot equation as well as those follow it. तो वही मैंने कहा ना कि जो आपका डायगोनल कोएफिशिएंट होगा that will become 1 और उसके साथ ऊपर नीचे के तमाम आपके जो है कोएफिशिएंट्स वो 0 हो जाएंगे। This eliminates the necessity of using the backward substitution process employed in Gauss method. ठीक है, to illustrate the Gauss Jordan elimination method, मैंने ये करवाया था आपको, लेकिन थोड़ा सा हम दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं। Let us solve this following set of equations. ये पहली इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है और ये तीसरी इक्वेशन है। अब आप इसमें ये देखिए, हमारे पास जो है ये 3 इक्वेशंस हैं। अगर आप देखें तो फर्स्ट x1 का कोएफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन में है वो 2 है, सेकंड में भी 2 है, थर्ड में 3 है। हम ये करेंगे कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम ये हमारा एलिमेंट, क्योंकि इन तमाम एलिमेंट्स में से 3 नंबर जो है वो लार्जर है, सो इसको हम पिवट एलिमेंट कहेंगे और इस इक्वेशन को हम पिवट इक्वेशन कहेंगे। हम इस इक्वेशन को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे कि ये वाली जो पिवट इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन के रखेंगे और ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगी। सो हम इसको पार्शियल पिवटिंग कहते हैं, क्योंकि हमने एक इक्वेशन को, एक रो को
ऊपर ले गए, ठीक है, एक इक्वेशन को ले गए, सो इट इज पार्शियल पिवटिंग, और इसकी वजह से हमारी ये पहली इक्वेशन जो है वो अब बन गई 3x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 10, और उसके बाद ये है 2x1 माइनस 2x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 13। जो फर्स्ट इक्वेशन थी अब सेकंड हो गई, और जो सेकंड इक्वेशन थी वो अब थर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो हमने पहले तो ये किया कि इन इक्वेशंस को पोजीशन चेंज की और पिवट एलिमेंट और पिवट इक्वेशन को हमने फर्स्ट पोजीशन पे ले गए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पहली इक्वेशन को डिवाइड किया इसके x1 के कोएफिशिएंट से, जो पिवट एलिमेंट है उससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। आपको पता है इक्वेशन से अगर पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो आपकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसकी इक्वलिटी बरकरार रहती है। सो हम इसको पहला काम ये करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे विथ 3, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 1 ओवर x1 माइनस 1 ओवर 3 x2 प्लस x3 इक्वल टू 10 ओवर 3, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। हमने जब इसको किया, अब क्या करना है, हमने हमारे पास ये इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका भी कोएफिशिएंट 2 है, तो जो हमारे पास ये x1 आ गया माइनस 1 ओवर 3 x2 प्लस x3 इक्वल टू 10 ओवर x3। अब इसको हमने उस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारी इसका पहला कोएफिशिएंट इसके बराबर हो जाए। फिर हमने अगेन एक और इक्वेशन बनानी है जिससे इसके कोएफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास क्या होगा कि ये इक्वेशन आ गई, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट अननोन इन इक्वेशंस 2 एंड 3। तो हमारे पास क्या होगा, ये इक्वेशन हमारी जो है वो अब हो गई 2x1 माइनस 2 ओवर 3 x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 20/3। फिर आपकी थर्ड इक्वेशन का कोएफिशिएंट भी जो था वो 2 था, तो हमने उसको भी मल्टीप्लाई किया और हमारी ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस 2 एंड 3 जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशंस थी, ठीक है, जो ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास थी, अगर आप देखें तो ये वाली इक्वेशन 2 एंड 3, इनको इन इक्वेशन में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो है ये 2 और 3 को मैंने दोबारा से लिख दिया ताकि ये आपके सामने हो। तो ये आपके पास है 2x1 माइनस 2x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 13 एंड 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 20। ये आपकी जो है ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशंस थी सेकंड और थर्ड, ठीक है। इनमें जो है इन इक्वेशंस को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 5 और 6 में से। तो क्या होगा 2, ये इक्वेशन आप देखिए कि इस इक्वेशन को हम, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास क्या होगा, ये पहली इक्वेशन जो है जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे तो ये हमारे पास 2 होगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3 है तो ये क्या होगा 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो दैट विल बी माइनस 4/3, ये हो जाएगा। और फिर ये है 5 माइनस 2 दैट इज 3 x3, और यहाँ से 13 माइनस 20/3, तो दैट विल बी इक्वल टू 39 माइनस 20 दैट इज 19/3। तो आप देखिए कि आपके पास जो है इक्वेशन यही आ गई, माइनस 4/3 प्लस 3/3 इज इक्वल टू 19/3। इसी तरह से हमने इस इक्वेशन में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगी, इस 6 इक्वेशन में से आपने इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सो आपके पास जो है ये माइनस हो गया, ये 0 हो गया, फिर माइनस 2/3 माइनस 3/x2 और 2x3 माइनस 4x3 और यहाँ 20/3 और ये हो जाएगा माइनस 20। तो आप देखिए कि आपके पास जो है सेकेंड इक्वेशन आती है 11/3 x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 40/3। और हमने क्या किया कि हमने जो पहली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, ये पहली हमारी इक्वेशन थी जो हमने 1/3 से डिवाइड की थी, अब इस इक्वेशन को हमने पोजीशन दी है थर्ड इक्वेशन की। तो आपके पास ये थर्ड इक्वेशन यहाँ पे आ गई और जो दो इक्वेशन थी सेकंड और थर्ड वो अब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आ गई, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसमें अब ये है कि अगर आप चाहें तो पिवटिंग आपको करनी है, मैंने नहीं की, लेकिन आप ये करें कि आपके पास ये 11/3 है, इन दो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इन दो को इंटरचेंज कीजिए और फिर इसके बाद इससे डिवाइड कीजिए। मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर आप करते हैं तो वो आपको हर कॉलम के लिए ध्यान करना पड़ेगा। सो मैंने नहीं किया और मैंने ये किया कि मैंने अब इक्वेशन 7 को मल्टीप्लाई किया -3/4 से, ताकि ये कोएफिशिएंट 1 हो जाए। ठीक है, 3/4 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन बनी x2 -9/4। ऑब्वियसली मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3/4 से, तो ये -9/4 x3 आ जाता है। दिस इज इक्वल टू -19/4। ठीक है, मेरी ये नई इक्वेशन ये बन गई। अब मेरे पास क्या है कि सेकंड इक्वेशन का ये कोएफिशिएंट है। जब इसको मैं 11/3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 11/3 जो है वो आपके पास यहाँ पे 3 के साथ जो है वो 12 हो जाता है, और 11 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 209 आ जाता है। सो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर उसके बाद क्या करना है कि मैंने इसी इक्वेशन को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -1/3। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, -1/3। ठीक है, 1/3 x2 -1/3 होगा, तो ये होगा माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3/4 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/3, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया 19/12। आपके पास ये जो है इक्वेशन जो है दो इक्वेशंस यहाँ से आ गई, जिनके आपके पास सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट से x2 के कोएफिशिएंट से और थर्ड इक्वेशन के x2 के कोएफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई किया। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास अब इस इक्वेशन में x1 है ही नहीं। सो हमारे पास जो है यहाँ से ये कॉलम जो है वो सिर्फ यहाँ 0, 0 और 1 था। और अब क्या हुआ कि अब हमने इस इक्वेशन को किया और मल्टीप्लाई किया, और अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। और ये जो इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन थी जिसको हमने उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया था, अब इसकी पोजीशन जो है वो थर्ड इक्वेशन की पोजीशन पे ये आ जाएगी। अब आपके पास नए सिस्टम में ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और उसके बाद जो है वो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आपके पास जो है वो इसकी पोजीशन थर्ड पे आ जाएगी। लेकिन अब क्या करना है, हमने इनको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशंस को, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को, फर्स्ट ये वाली इक्वेशन और जो सेकंड है इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ये सेकंड है इसको थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे पास जहाँ जब इस पोजीशन में क्या आएंगी, जो नई सिस्टम आएगा, ये x2 का कोएफिशिएंट ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे x2 का कोएफिशिएंट ये भी इससे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास यहाँ पे x1 तो मौजूद है, लेकिन ये जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ से इसमें क्या आता है, 4 2s are 8 और 33 माइनस 8 आपके पास जो है वो पोजीशन में आपके पास ये आ जाता है 41/4 x3 इज इक्वल टू 369/12। यहाँ देखिए आपके पास क्या है, जब इसमें आप करेंगे तो ये आपके पास 4 8 और 8 और आपके पास क्योंकि माइनस हो रहा है, ये भी माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, ये भी माइनस होगा, तो आपके पास यहाँ से और ये आपके जो है कैंसिल हो जाता है, और 4 2 8 8 और 33 41 हो जाता है विद नेगेटिव साइन, और ये -12 है, और यहाँ पे आपके पास 40/3 है। सो आपके पास जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एलसीएम लेना है ऑब्वियसली, तो आपके पास 160 आ जाता है एंड 209 आ जाता है। सो आपके पास जो है पोजीशन में आपके पास जो इक्वेशन नहीं बनती है 369/12 बनती है। इसी तरह से आपने इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या आ जाता है, ये -1/3 और +1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, x1 आपके पास रहेगा 3/4 और -1, तो ये आपके पास जो है -1/4 हो जाएगा, एंड 19 डिवाइडेड बाय 12 -10/3, तो ये आपके पास जो है क्या हो जाएगा, 40 माइनस 19 दैट इज 21। तो हम देखते हैं कि हमारी क्या चीज़ आती है, बिल्कुल सही है, x1 + 1/4 x3 इज इक्वल टू 21/12। तो हमारी जो नई इक्वेशन की फॉर्म बनी है वो ये बनी है। ठीक है, अब क्या है,
हमारे पास जो थी पहली जो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमने की थी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन ने हमारी थर्ड पोजीशन लेनी है। सो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन आएगी वो ये है, जो कि हमारे पास ओरिजिनल थी, जिसका हमने कोएफिशिएंट 1 कर दिया था। ठीक है, अब फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम पहली इक्वेशन को लेंगे, इसको 41/4 से डिवाइड कर देंगे। दैट इज, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें 4/41 से तो ये कोएफिशिएंट 1 हो जाता है, और इसको आप करें तो आपके पास जो है वो x3 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आती है 4 और ये 3 से कैंसिल होता है। सो यू विल गेट x3 इक्वल टू 3। ठीक है, और फिर अब इसको क्या करना है, इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 1/4 x3 इक्वल टू 3/4। फिर इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाता है -9/4 x3 इक्वल टू 9 3 27 और बाय 4। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन से इसको माइनस करना है, इस इक्वेशन से इसको माइनस करना है। सो हमारे पास क्या होगा, x3 1/4 और ये भी माइनस, ये 1/4 है, 1/4 माइनस 1/4, तो आपके पास क्या आ जाएगा x1, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3/4 माइनस 21/12। ठीक है, इसी तरह से आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू माइनस 19/4, ये आ जाएगा -27/4 प्लस 19/4। तो हमारे पास जो है, अब इस केस में आपके पास x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई, और ये आपके पास थी x3 की। ठीक है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्योंकि हम ये कर रहे हैं, आप ये देखिए कि हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सेकंड इक्वेशन पहले लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, और जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो थर्ड पोजीशन ले लेगी। सो हमारे पास x1 इज इक्वल टू क्या आता है 21/12, और यहाँ पे है 3/4 माइनस 21/12। तो ये आपके पास जो x1 की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी 3। आप ये देखें कि हमने ये जो सारा प्रोसेस किया उसमें आपके जो रिदम रहा, जो तरतीब रही, वो अल्टीमेटली आपको वही मिली कि सबसे पहले आपको x1 की वैल्यू मिल रही है, फिर उसके बाद आपको x2 की वैल्यू मिल रही है, उसके बाद x3 की वैल्यू मिल रही है। हमने पहली इक्वेशन या पिवट इक्वेशन ली और पिवट इक्वेशन के पिवट एलिमेंट से उस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने ये किया कि हमने जो बाकी सारी की सारी इक्वेशंस थी उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट से उनको उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते चले गए, और हमने अपनी इक्वेशंस जो थी वो n-1 इक्वेशन जो हैं सारी की सारी उनके कोएफिशिएंट से, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके हमने n-1 इक्वेशंस बना ली। और फिर हमने सेकेंड इक्वेशन को, अब जो हमारी इक्वेशन बनी उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से हम सब्ट्रैक्ट करते चले गए, और हमारी जो है इक्वेशंस जो हैं वो उसमें हमारा जो, अगर पहली इक्वेशन फर्स्ट प्रोसेस था तो सारे के सारे x1 के कोएफिशिएंट 0 हो गए। सो हमने फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी पिवट एलिमेंट से डिवाइड करने के बाद, उसको हमने लास्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिया, वहाँ लास्ट पे लिख लिया। बाकी हमारी इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस उतनी ही रहीं। फिर उसके बाद हमने सेकंड टाइम क्या किया कि अब जो नया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना है उसमें हमारे पास x2 और x3 और x जो है वो m तक के जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने आपके पास जो हैं वो इक्वेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और या नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो हमने उसको फर्स्ट जो है x2 के कोएफिशिएंट से हमने पहली इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, और फिर जो है x2 के कोएफिशिएंट बाकी इक्वेशंस के जो हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से हमने उसको मल्टीप्लाई करके अगेन हमने सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस बना लिया, और फिर हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को डिवाइड करना शुरू कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और इस तरह से हमारे पास जो हैं वो इक्वेशंस जो हैं वो अगेन n-1 इक्वेशंस जो हैं वो नई आ गई, जिसमें आपके पास तमाम के तमाम x2 जो हैं वो एलिमिनेट हो गए कोएफिशिएंट, क्योंकि हमने x2 के कोएफिशिएंट्स को
इक्वल मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया था तो वो सारे कोफिशिएंट जीरो हो गए। सो उन सारी इक्वेशन से n माइनस इक्वेशन से हमारे पास से x2 एलिमिनेट हो गया। और फिर हमने ये किया कि अब जो हमारे पास इस वक्त फर्स्ट इक्वेशन थी हमने उसको लास्ट इक्वेशन की पोजीशन पे रख लिया और ये प्रोसेस हम रिपीट करते चले गए। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। अब हम देखते हैं कि हम इसको कंप्यूटर पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए क्या है कि हम कंसीडर करते हैं, पहले देखिए आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो था उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। हमारे पास क्या थी इक्वेशन, यहाँ थी 3x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरी इक्वेशन थी 2x1 माइनस 2x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 13। थर्ड इक्वेशन थी 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 20। ये हमारे पास इक्वेशन थी जिसको हमने अब मैट्रिक्स फॉर्म में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि हमने उसमें b1 b2 b3 जो कांस्टेंट थे राइट हैंड साइड पे उनको भी हमने यहाँ शामिल कर लिया। अब हमने ये किया कि अगर हम देखें तो हमने पहला जो प्रोसेस किया था वो ये किया था कि हमने इसको ये पिवट इक्वेशन को फर्स्ट पोजीशन पे लाने के बाद हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमने पहली इक्वेशन को क्या किया कि 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ पे 1 आ गया, ये 1/3 आ गया और ये भी 1 आ गया, ये 10/3 आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इन दो कॉलम्स को 0 कर लिया और इस इक्वेशन को हम वापस लेके इस पोजीशन पे आए। तो अगर हम वहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट प्रोसेस के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आई थी उसकी जो फॉर्म है वो क्या बनी, वो आपके पास यहाँ से देखिए ये था आपके पास जो सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो सेकंड बना था फर्स्ट प्रोसेस के बाद, उसमें आपके पास जो पहला एलिमेंट था अगर उस पर आप जाके देखें तो -4/3 x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 19/3। फिर आपके पास था 11/3 x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 40/3। फिर आपके पास था x1 माइनस 1/3 x2 प्लस x3 इक्वल टू 10/3। यहाँ पे जो था इस इक्वेशन में आपके पास x1 था जिसका कोफिशिएंट आपके पास 1 था। सो हम ये कह रहे हैं कि we next associated an augmented matrix B with equations 7, 9 जो हमने पहले प्रीवियस पूरा ये प्रोसेस किया है, in which the first column of the coefficient कि हमारे पास अब जो आया था ना वहीं यहाँ कोफिशिएंट x1 का कोई नहीं था, यहाँ भी कोफिशिएंट x1 का कोई नहीं था, यहाँ आपके पास x1 था। तो हमने 0, 0, 1 जो है ये वेक्टर ट्रांसपोज मीन के ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को हमने यहाँ से ओमिट कर दिया, लिखा नहीं है। लेकिन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि x1 का कोफिशिएंट जो है वो 1 है तो हमने उसको लिखा नहीं है। और हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनी है वो B बनी है यहाँ से, जो कि बाकी एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह से आ गए। अब उसके बाद क्या है कि फिर हम ये एक प्रोसेस करेंगे कि इसको हम डिवाइड करेंगे -3/4 से, तो 3/4 से ये डिवाइड हो जाएगी, फिर इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि पहली ये इक्वेशन जो है इसकी को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे -3/4 से तो ये कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बाकी ये दो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। x2 के कोफिशिएंट 0 हो जाते हैं इन दो इक्वेशंस में से और ये जो है ये कोफिशिएंट 1 बन जाता है, बाकी इसके साथ ही करस्पॉन्डिंग। सो हम अगर देखें और पिछली अगर जो सेकंड प्रोसेस के बाद की मैट्रिक्स हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखें तो हम वहाँ से लिख सकते हैं ये वाली बनेगी, ठीक है। आपके पास जो है नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब क्या है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन के साथ x1 और x2 दोनों के दोनों 0 हैं कोफिशिएंट। इस इक्वेशन में आपके पास x2 का कोफिशिएंट जो है वो नॉन ज़ीरो है, x1 का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है, यहाँ पे x2 का 0 है, x1 का नॉन ज़ीरो है। यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन आई है इस पे देखिए x1 का कोफिशिएंट आपके पास 0, x2 का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है, दैट इज़ 1, ठीक है। तो ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आया है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास, अगर इनको हम कंसीडर करना चाहें, जो हमारी मैट्रिक्स B बनी है तो उसके एलिमेंट्स अगर हमारे पास किस तरह है, ये अब देखिए अगर पहली इक्वेशन को हम देखें तो ये कोफिशिएंट जो है यहाँ पे
A22 कोफिशिएंट जो था वो अब हमारे पास B11 कोफिशिएंट हो गया। A23 कोफिशिएंट जो है अब B12 हो गया, और इस तरह से ये हमारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी, यहाँ आपके पास ये 2 आ गई, और ये कोफिशिएंट जो है अब B21 जो है ये B23 का 32 का जो है कोफिशिएंट ये है, और सो हमारे पास ये चेंज हो गया। तो अगर हम देखें फॉर्मूला तो हमारे पास सिंपल ये फॉर्मूला बन रहा है, जहाँ पे हमारे पास हम अगर i और j को लें, वेयर i इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स कि i हम स्टार्ट करेंगे 2 से, और इसी तरह से j को भी हम स्टार्ट करेंगे 2 से। n जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस है, और j जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो आपके पास क्या हो गया कि आपके पास यहाँ पे B11 की जो एलिमेंट आया वो आपका यहाँ पे A22 माइनस A21 A12 ओवर A11। ठीक है, आपके पास इस कैलकुलेशन से B11 B12 B13 जितना भी आपके पास नंबर हैं वहाँ तक आप इसको चलते जाएं। इसी तरह से 2 1 2 3 करते करते आपके पास जो है सारी की सारी नीचे जो है कॉलम्स आपके वो 0 होते चले जाएंगे, और आपके पास ये आ जाएगा। और जो लास्ट, और ऑब्वियसली आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हम अगर हमारे पास कहीं पे ये कॉलम जो है डायगोनल एलिमेंट कहीं पे भी इन इक्वेशंस में 0 आता है तो हम इक्वेशंस को जो है वो आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, इक्वेशंस को इंटरचेंज कर लेंगे ताकि हमारा डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 ना बने। अगर 0 बनेगा तो ऑब्वियसली हमारा काम नहीं चलेगा। सो हमने अपने प्रोग्राम में ये चेक भी लगाना है। सो हमारे पास ये इक्वेशन तो जो हैं ये सारी की सारी जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, और लेकिन जो हम पहली इक्वेशन को लास्ट में लेके आ रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम जो लास्ट इक्वेशन आएगी वो हमारी ये होगी। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये पहली पोजीशन पे थी लेकिन अब ये जो है ये अब nth पोजीशन पे आ गई। ठीक है, इसकी nth आपका जो रो है या इक्वेशन है वो आपकी उसमें आ जाएगी। सो क्या होगा कि Bnj-1 जो है A1j, अब ये पहली रो के एलिमेंट्स हैं, पहली इक्वेशन के एलिमेंट्स हैं, तो उनको आप करेंगे तो अब ये इसकी पोजीशन जो है वो लास्ट में चली जाएगी। सो जब आप ये काम करेंगे, सिर्फ ये 2 फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका वो पूरे का पूरा सिस्टम, हमने तो आपको आसानी के लिए सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस करवाया था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये जो है सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन के बजाय कोई भी नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप n को वैल्यू दें, यहाँ m की वैल्यू दें, ओरिजिनल मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का आप डाटा उसको दे दें, वो आपको इमीडिएटली वो सारी की सारी इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करके दे देंगे सिर्फ इन 2 स्टेटमेंट से। ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास j ऑब्वियसली जो है वो j ये है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, +1, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो m जो है वो नंबर ऑफ जो है वेरिएबल्स +1 उसके एक, क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो लास्ट कॉलम है वो एक इसमें ऐड हो जाता है, और ऑब्वियसली A11 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो हम ये करेंगे और हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस होते होते सिर्फ एक कॉलम रह जाएगा, और वो कॉलम की तरतीब वही होगी कि पहला जो कॉलम का एलिमेंट होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x1, दूसरा जो होगा वो x2 की वैल्यू होगी, तीसरी x3 की वैल्यू होगी, और करते करते अगर नंबर ऑफ n इक्वेशंस हैं तो nth जो होगा वो xn की वैल्यू आपको देगा। तो यहाँ आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ भी एक और चीज़ दिखा दूँ कि आपके पास ये मैट्रिक्स थी, ये 3/4 की 3 रोज हैं, 4 कॉलम हैं, सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस है। ठीक है, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये आपका सोर्स या b की टर्म्स जो हैं वो हैं। ठीक है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में जो है ये विदाउट वेरिएबल है। सो ये आपके पास 3/4 की मैट्रिक्स है। जब उसको आपने एक प्रोसेस किया तो अब क्या हुआ, एक कॉलम कम हो गया, तो आपके पास ये 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, जब एक और दफ़ा प्रोसेस करेंगे, एक और दफ़ा प्रोसेस करेंगे तो एक और कॉलम कम हो गया, अब आपके पास ये 3/2 की जो है वो मैट्रिक्स बन गई। सो 2 कॉलम आपने एलिमिनेट कर दिए जिसमें आपके पास x1 की वैल्यू भी मौजूद है, x2 की वैल्यू भी मौजूद है। सो हम ये जो 2 कॉलम हैं 0 1 0 t और 0 0 1 t जो है ये दोनों को हम यहाँ से ओमिट कर रहे हैं,
ओमिट करने से हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ से इनको ओमिट कर दिया, दो कॉलम्स को जिनके कोफिशिएंट जो है x1 और x2 के कोफिशिएंट 1 थे, वो जब ओमिट किए तो हमारे पास ये 3/2 की मैट्रिक्स आ गई। अब एक दफ़ा फिर आप प्रोसेस कीजिए, एक दफ़ा फिर जब आपने प्रोसेस किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे भी आपका ये कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे। सो हम इसको भी, एक और को भी 3 कॉलम्स हम जो है ये वाले ओमिट करेंगे और हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये मैट्रिक्स आ जाती है जो कि आपका सोल्यूशन है। जब इसी तरह से बेशक n/n मैट्रिक्स है, सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस है, जब ये प्रोसेस आप करते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको सिंगल कॉलम मिलेगा और वो सिंगल कॉलम जो है वो आपको सोल्यूशन देगा। ठीक है, सो हम देखते हैं कि क्या हम बात क्या कर रहे थे कि अगर हम इसको राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द इक्वेशंस दिस टाइम ओमिटिंग द फर्स्ट 2 कॉलम्स। ठीक है, पहले हमने एक कॉलम ओमिट किया, फिर हमने 2 कॉलम ओमिट किए। अगेन वी नोट दैट द एलिमेंट्स ऑफ सी कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, हमने फिर वही किया कि हमने वही जो पिछला फॉर्मूला है हमारे पास, अब फिर ये है कि जो बी थी अब हमने उसको ए समझ लिया। जो हमारी बी मैट्रिक्स बनी ना नई वाली, अब हमने उसको फिर अगेन मैट्रिक्स ए समझ लिया और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को दोबारा से हमने किया तो हमारे पास फिर जो ये सी मैट्रिक्स आई वो दोबारा से बी से सी आ गई। फिर सी को जो है हम फिर अगेन ए की जगह यूज़ करेंगे तो फिर अगेन हमारे पास यहाँ डी आ जाएगी और फिर इसी तरह से हम इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखिए कि जब हमने पहली दफ़ा किया ओरिजिनल मैट्रिक्स में ए एलिमेंट्स थे, उससे हमें बी मैट्रिक्स मिली, फिर हमने बी को ए की जगह पुट कर दिया और हमने सी मैट्रिक्स ले ली। तो अगर हम ये करते हैं कि हम कंप्यूटर में बड़े आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हम बजाय इसके कि ए बी सी डी ई एफ इस तरह मैट्रिसेस नंबर ऑफ़ एन सिस्टम के लिए नंबर ऑफ़ एन मैट्रिसेस के हम सारे अरे डिफ़ाइन करें, वो नंबर आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जगह लेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए होगी। बजाय उसके अगर हम सिर्फ ए और बी 2 मैट्रिसेस डिफ़ाइन कर लें तो क्या होगा कि जब प्रोसेस होगा, फर्स्ट प्रोसेस होगा, आपके पास एलिमेंट्स बी के बनेंगे, आप वो बी को फिर ट्रांसफ़र कर देंगे, रीनेम कर देंगे ए के एलिमेंट्स से। अब आपके तमाम एलिमेंट्स जो हैं जब ट्रांसफ़र हो गए तो बी से फिर दोबारा से वो ए मैट्रिक्स में आ गए, फिर ए से जो प्रोसेस हुआ अगेन आपकी बी मैट्रिक्स बन गई। बी मैट्रिक्स जब बनी तो फिर जो अभी इसमें जो सी बन रही है वो अब जो बी बन गई, फिर बी को फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स में और फिर उसको आप यूज़ कीजिए, फिर अब कैलकुलेट कीजिए बी। तो सिर्फ ए और बी 2 मैट्रिसेस जब आप कंप्यूटर में डिफ़ाइन कर देंगे तो आपका ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है सिर्फ 2 मैट्रिसेस में, और उनके ऑब्वियसली जो उसका ऑर्डर है या उसका जो स्पेस है वो n/m जो है वो आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी उसमें मैट्रिक्स की डायमेंशंस में, और वो आपका काम कर देगा। बजाय इसके कि आप ए बी सी डी ई सारी जो है ना n मैट्रिसेस को डिफ़ाइन करें, आप सिर्फ 2 को लेके उससे आपको, क्योंकि आपको फाइनल जो है वो रिज़ल्ट चाहिए। अगर इन बिटवीन भी आप राइट कराना चाहते हैं कि हर प्रोसेस में किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी आप उसके अंदर एक राइट की स्टेटमेंट लिख सकते हैं और वो आपको तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है वो साथ साथ लिखवाता चला जाएगा। सो ये एक बहुत ही आसान काम है, बहुत ही है, और आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ हमने 2 स्टेटमेंट्स लेके पूरे का पूरा ये प्रोसेस जो है वो कर लिया। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हमें एक तरतीब से, एक रिदम के साथ जो है प्रोसेस को करना है। हम अब्रप्ट जो है और अपनी मर्ज़ी से प्रोसेस को नहीं करेंगे, ताकि हमें वो, अदरवाइज़ तो फिर यह है कि ये प्रोग्राम इतना आसानी से लिखा नहीं जा सकता। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो हमें पहले भी मिल गया था। सो जस्ट एज विद द प्रीवियस मैट्रिसेस, मैट्रिक्स डी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स सी बाय एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन 22 जो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था 22 और 23, ये उसकी लास्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। और 22 जनरल सारी की सारी 1 से लेके n-1 तक की इक्वेशंस के लिए है, और 23 जो है वो लास्ट इक्वेशन के लिए है। द एलिमेंट्स शोन इन डी आर एसोसिएटेड रिस्पेक्टिवली विद x1, x2, x3 बाय द अबव प्रोसीजर, ठीक है। thus it can be seen that the roots of a set of n simultaneous equations can be obtained by successive applications of equation 22 and 23 to get n new matrices
the last of which will be the column matrix whose elements are the roots of the set of simultaneous equations. Only the names A and B would be used for pairs of successive matrices in Fortran program rather than calling them A, B, C, D and so forth. ठीक है, तो हम सिर्फ दो matrices के साथ play करें. It's possible that pivot element A11 of one or more of the matrices obtained during the elimination process could have a zero value. ठीक है, वही मैंने आपसे कहा ना कि अगर पिवट में जीरो होगा, in which case division by A11 in equations 22 and 23 would be invalid. If this occurs, the row can be interchanged with one of the first m-1 rows. हमारी जो लास्ट वाली रो है, क्योंकि हमने वो प्रोसेस उसके साथ कर लिया हुआ है, तो हम उसके साथ नहीं करेंगे, बल्कि हम पहली से लेके n-1th जो है, ठीक है, आपने उन रोज को देखना है, आपने लास्ट रो को नहीं देखना. ठीक है, which has a first element not equal to 0, where m is the number of columns in the current matrix. The use of the rows beyond row m-1 as a pivot row is the elimination process. ये मैंने शायद इसमें यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है, ये n-1 रोज की बात होगी, तो वो रीइंट्रोड्यूस, अगर आप लास्ट रो को करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस वुड रीइंट्रोड्यूस द यूज ऑफ द रोज बियॉन्ड m-1 n-1 एज अ पिवट रो इन द एलिमिनेशन प्रोसेस वुड रीइंट्रोड्यूस. सॉरी, ये ठीक है, क्योंकि m-1 जो है वो हो क्या रहा है कि हमारे पास हर दफ़ा नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो रहा है, और नंबर ऑफ कॉलम जब चेंज हो रहा है तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिस्टम जो है वो 3/4 है, 4/5 है, 5/6, इस तरह की जो मेट्रिसेस हैं कोई भी बनेंगी. सो n/n+1 जो है वो मेट्रिसेस का ऑर्डर है. ठीक है, तो अगर हम m-1 की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस पे प्रोसेस कर चुके हुए हैं, ठीक है, हम जितने प्रोसेस कर चुके हैं उन लास्ट वाली उन इक्वेशंस पे हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ चेक करेंगे कि जो रहती हैं, जो हमने एलिमिनेशन प्रोसेस अभी करना है, सिर्फ हम उनमें जो है वो कॉलम्स को हम चेक करेंगे कि हमारा जो है ai0 ना हो. ठीक है, तो हमारे पास m-1 जो है वो है एज अ पिवट रो इन द एलिमिनेशन प्रोसेस वुड रीइंट्रोड्यूस वन ऑफ द प्रीवियसली एलिमिनेटेड अननोन इनटू द इक्वेशन. अगर हम उससे बियॉन्ड जाएंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम वैसे ही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है. सो हम क्या करेंगे कि हम अगर फर्स्ट प्रोसेस है तो हम जो है 1 से n-1 तक की इक्वेशंस को देखेंगे, जहाँ पे हमारे पास a22 जो है x2 का कोफिशिएंट 0 ना हो, उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे लाएंगे. फिर जब से दो प्रोसेस कर चुकेंगे तो फिर हम n-2 तक की इक्वेशन को, 1 से n-2 तक की इक्वेशन को देखेंगे, और वहाँ पे जो हमारे पास x3 का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होगा उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे लाएंगे. तो ये हम बात कर रहे हैं कि हमने इस तरीके से इसको ट्रांसफ़र करना है. सो हमारे पास जो भी है तो ये इस तरह से होगा. सो हम इसके the elimination process then continues as before until a solution is reached. तो ये तो हमारा प्रोसेस था जो कि हमें गॉस-जॉर्डन मेथड के लिए यूज़ किया है. In instant in which a11 is not 0 but is very small, या तो ये 0 है या फिर there is another chance कि आपके पास a11 जो है वो बाकी एलिमेंट्स के, बाकी कोफिशिएंट के मुकाबले में बहुत छोटा है. With the general magnitude of the other elements of the matrix, its use could cause a decrease in the solution accuracy. ठीक है, for improved accuracy, the applicable row having the largest potential pivot element, the row among the first m-1 rows having the largest pivot element, should be placed in the first or pivot position if it is not already there. ठीक है, कि हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स में चेक करेंगे कि कौन सा जो है वो सबसे बड़ा है, उसको उस इक्वेशन को हम फर्स्ट पोजीशन पे ले जाएंगे, उससे हमारे आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो हम जो है, और जिस पे प्रोसेस कर दिया वो इक्वेशन ऑब्वियसली हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उससे पहले की जो कोई भी इक्वेशन में अगर वो कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट को एलिमिनेट करने से पहले हम उसको पिवट रो बना लेंगे. This would be accomplished by checking the absolute value of a11 against the absolute values of a21, a31, a41. ये देखें ना, आपकी जो है मैट्रिक्स है
उसका कॉलम अगर आप देखें तो क्या है, ये A11 है, A21 है, A31 है, और ये आपके पास AN1 है। तो हम क्या करेंगे कि अगर फर्स्ट प्रोसेस के बाद हम देख रहे हैं तो हम इसको तो छोड़ देंगे, लेकिन इन बाकियों को चेक करेंगे। इसमें जो भी बड़ा होगा ये पूरी की पूरी रो उठाएंगे और इसको फर्स्ट पोजीशन पे ले जाएंगे। और अगर हमने अभी प्रोसेस नहीं किया, अभी शुरू कर रहे हैं, हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो जाहिर है कि हमने AN1 को भी कंसीडर करना है, और जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगी जिस भी कोएफिशिएंट की, उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे ले जाएंगे। And making the appropriate row interchange if one of these letter values were larger than A11। मैग्नीट्यूड की बात की थी ना, बेशक माइनस साइन हो प्लस साइन हो, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो हाईएस्ट होगी, क्योंकि कोई मसला नहीं होता कि हम अगर पूरी की पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। This procedure of partial pivoting should always be incorporated in a computer program for solving fairly large number of simultaneous equations। So बच्चों, ये था हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड, जिसको हमने किया, जो कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की तरह से था, लेकिन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हम थोड़ा सा हम ये करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले तो हम उनको एलिमिनेट कर रहे होते हैं, हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हमारे अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास बड़ा है, ठीक है, हम कोई ऐसा कोई फिजिकल प्रॉब्लम, कोई जो है कोई भी इंजीनियरिंग का, कोई भी इकोनॉमिक्स का, कोई भी जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सो आपका सीपीयू टाइम, आपका जो है नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो जो बढ़ते चले जाएंगे, आपके कंप्यूटर का टाइम आपको ज़्यादा चाहिएगा होगा। छोटी छोटी इक्वेशन 2x2 की, 3x3 की, या इस तरह से 5, 10x10 की इक्वेशन को सॉल्व करना शायद बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि ज़्यादा जो ही नंबर बढ़ता चला जाएगा तो आपका सीपीयू टाइम, आपका कंप्यूटर टाइम बहुत बढ़ता चला जाता है। तो हमारे पास जो है ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस के हवाले से तो हम कोशिश यही करेंगे कि कोई हमें ऐसी टेक्निक यूज़ करें, कोई ऐसा मेथड यूज़ करें जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस मिनिमम हों। सो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के मुकाबले में गॉस जॉर्डन मेथड में नंबर ऑफ ऑपरेशंस बहुत कम है। अब हमने तमाम जो है एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल एलिमेंट्स, उनके कोएफिशिएंट्स को 1 कर लिया, और आपको कोई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं रही। आपको जो लास्ट जो कॉलम मैट्रिक्स मिलती है, सिंगल कॉलम मिलता है, वो आपके सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे काफ़ी सारा प्रोसेस जो है वो कम हो गया। लेकिन ये है कि इस मेथड के साथ भी हम और भी इस तलाश में हैं कि हमें इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट मेथड मिलें, ठीक है। तो इसके लिए ज़ाहिर है कि आपने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड अभी देखा, फिर उससे बेहतर आपने देखा कि गॉस जॉर्डन मेथड है, वही 2 स्टेटमेंट्स हैं, वही 2 स्टेटमेंट को यूज़ करके आप पूरे के पूरा सिस्टम को गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एक और सिस्टम की तरफ जाते हैं जो कि उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है। वो क्या है? उसको चॉस्की मेथड कहते हैं, ठीक है। ये चॉस्कीज मेथड है। दिस इज आल्सो नोन एज क्राउड्स मेथड, ठीक है। इसका चॉस्की बास बुक में आपको इस नाम से मिलेगा, बास बुक्स में आपको क्राउड्स मेथड के नाम से मिलेगा। दिस मेथड ऑफ मैट्रिक्स, दिस मेथड इज द मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। आप मैट्रिक्स जो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिलती है, जो आपके पास सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस है, और उसको आप अगर लिखते हैं, अगर सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन है तो आप इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी, और ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो आप जब इस सिस्टम को इस तरह से लिखते हैं तो ये आपके पास जो है वो ये हम इसमें इस मेथड में क्या करते हैं, इस ए मैट्रिक्स को हम डिकम्पोज कर देते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिकम्पोज कर देते हैं, और फिर बड़ी आसानी से हम इसकी एक्स और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसमें हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो पिछले 2 मेथड मैंने आपको करवाए हैं उसके मुकाबले में मज़ीद कम हो जाते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस। सो हमारा मकसद मैंने आपको बताया ना, सीपीयू टाइम को भी बचाना है, कंप्यूटर को भी एफिशिएंट रखना है, और अपने मेथड को भी एफिशिएंट रखना है। सो ये मेथड जो है वो ये करता है कि आपकी इस मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज करता है,
और the method of matrix factorization is more economical of computer time than other elimination methods. As a result, it has been used extensively in some of the larger structural analysis programs. Kraut's method transforms the coefficient matrix A into the product of two matrices. ठीक है कि आपकी जो ये मैट्रिक्स है वो A है, इसको वो डिकम्पोज करता है. ठीक है, डिकम्पोज कैसे करता है? प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. इन दोनों में प्रोडक्ट ऑफ ये टू मैट्रिसेस कर देता है. वेयर U हैज वन ऑन इट्स मेन डायगोनल एलिमेंट. क्या है कि आपकी जो U मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो वहाँ पे ज़रूरी है कि ये इस डायगोनल एलिमेंट जो हैं ये 1 रहें. ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपके पास सारे के सारे, इधर सारे के सारे आपके पास 0 हो जाएंगे. ठीक है, ये सारी लोअर मैट्रिक्स 0 की है और अपर मैट्रिक्स जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के साथ है. तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन क्या है कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सिर्फ ये 1 ही रहेंगे. और आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो कोई भी हो सकती है. उसमें आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास जो है कोई भी डायगोनल एलिमेंट हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और ये सारे, और ये सारी नॉन ज़ीरो होगी. ठीक है, और ये सारे के सारे 0 एलिमेंट होंगे. सो अपर और लोअर में डिकम्पोज कर सकते हैं. वेयर U हैज़ 1 ऑन इट्स मेन डायगोनल and the method in which L has the one on its diagonal is known as Doolittle's method. ठीक है, और जब आपके पास ये दो में डिकम्पोज करना है, अगर आपके पास U जो है उसके डायगोनल एलिमेंट 1 हैं तो वो आपका चॉस्की मेथड या क्राउट्स मेथड है. और अगर यहाँ पे 1 है और इधर जनरल कोई भी एलिमेंट्स हैं तो फिर ये इसका नाम डोलिटल मेथड है. मुख्तलिफ लोगों ने काम किया है, मुख्तलिफ लोगों ने ये मेथड्स बनाए हैं. अभी हमारे लिए तो इनको काम करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मेथड्स हर किताब में आपको मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं. और हम तो पढ़ते हैं, हम कहते हैं जी ये तो कोई मसला ही नहीं है, इतना सिंपल सा मेथड है, इतना सिंपल. लेकिन जिन लोगों ने काम किया है ऑब्वियसली उन्होंने सोचा है कि इन मैट्रिसेस को किस तरीके से हम सॉल्व करें ताकि हम अपना जो कंप्यूटर टाइम है उसको भी मिनिमाइज कर सकें, हमारी एफिशिएंट भी रहे, हमारी अपना जो एफर्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाए, CPU टाइम भी मिनिमाइज हो जाए और एफिशिएंट हो और एक्यूरेसी के हवाले से भी बेहतर हो. सो जिन लोगों ने काम किया है ऑब्वियसली उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत एफर्ट्स किए हैं और मुख्तलिफ लोगों ने किया है, उनके नामों से ये मेथड चल रहे हैं. ठीक है, सो अभी आप यहाँ फॉर एग्जांपल देख लीजिए. एनी मैट्रिक्स दैट हैज़ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एंड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन एन इन्फिनिटी ऑफ वेज. फॉर एग्जांपल अब सिंपल ये मैट्रिक्स देख लीजिए जिसमें आपके पास है 2x1 माइनस x2 और ये x3, ये कोई भी 3×3 की मैट्रिक्स है. ठीक है, जर्नल देख लीजिए जिसके एलिमेंट्स आपके पास ये हैं. इसको हम कैसे अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देयर आर इन्फिनिट वेज. ठीक है, तो आपके पास क्या है, इसमें भी आप देख लीजिए सिंपल सी छोटी सी मैट्रिक्स है, लेकिन आप इसके लिए भी ये 3 मेथड्स आपके जो हैं ये तो मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा भी और भी चॉइसेस हैं. सो हम इसको लिख सकते हैं 2 4 -4 1 और 0 -4. ये है, ये मैट्रिक्स है जो कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. अपर ट्रायंगुलर में क्या है 1 -12 -12 0 1 -12 0 0 1. तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दो मैट्रिक्स को, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस सेम मैट्रिक्स. ठीक है, ये आपको ये ए मैट्रिक्स मिल जाएगी. ये फिर एक और भी इसमें है चॉइस है कि जहाँ पे आपकी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल पे 1 1 1 है, ये आपके ऑफ डायगोनल जो है यहाँ पे 0 है सेकंड रो में, थर्ड में फर्स्ट एलिमेंट 3 है, फिर 0 1 है. और दूसरी जो है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 2 -1 -1 है, 0 -4 2 हैं, 0 0 4 हैं. जब इनको भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन यू विल गेट द मैट्रिक्स ए. तो ये भी एक चॉइस है. इसी तरह से आप एक और चॉइस देख लीजिए जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स में 1 2 1 है और ऑफ डायगोनल जो है वो 3 है, बाकी 0 हैं. और अपर ट्रायंगुलर में 2 -1 -1 है, -2 1 है, 0 0 4 है.
तो ये तो 3 चॉइसेस मैंने यहाँ आपको दिखा दी कि किसी भी मैट्रिक्स को डिकम्पोज करने के लिए आपके पास ये 3 मैट्रिसेस भी हैं जो कि डिकम्पोज इसको कर रही हैं। इसके अलावा भी चॉइसेस हैं। तो हमारे पास बहुत सारी इन्फिनिट नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं मैट्रिसेस को डिकम्पोज करने के लिए, लेकिन वही बात मैंने आपसे पहले ही कही है कि हमें एक सिस्टमैटिक, एक रिदम के साथ काम करना है ताकि हम इसको कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो of the entire set of LU lower and upper triangular matrices whose product equals matrix A, in the Crowd's method we choose the pair in which U has only ones on its diagonal। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये पहला वाली जो चॉइस है ये क्राउड्स मेथड की कहलाती है। उसके अलावा जो है ये वाली जो है ये डूलिटल मेथड वाली चॉइस है, और थर्ड जो है ये जर्नल है, इसमें ना तो कहीं पे भी डायगोनल एलिमेंट पूरे 1 नहीं है, सो इनमें से कोई चॉइस नहीं है। सो हम क्राउड्स मेथड के लिए क्या करेंगे, वी चूज द पेयर इन विच U has only ones on its diagonal as in the first pair above। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे कि हम किस तरह से करना चाह रहे हैं। सपोज वी वांट सोल्यूशन ऑफ द 4 साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन 4 अननोन्स। ठीक है, कि आपके पास अब सिस्टम ऑफ 4 इक्वेशंस है और 4 अननोन्स हैं, हम उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो जनरल फॉर्म है कि ए मैट्रिक्स है, एक्स जो है वो वेक्टर है अननोन वेरिएबल के साथ, और बी जो है वो नोन वैल्यूज हैं जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, वेयर ए रिप्रेजेंट्स द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x the column matrix of the unknowns and b is the column matrix of the constants। If we can reduce the system of equations to an equivalent system of the form, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसको हम डिकम्पोज करना चाहते हैं। Let us assume that we can decompose this matrix A into 2 matrices, lower triangular matrix and upper triangular matrix L U, और फिर इसका obviously A की जगह हमने ये रिप्लेस किया is equal to B, L and U। देन L इनवर्स, हमने इसकी इनवर्स मैट्रिक्स से जब हमने इसको किया तो आपको पता है कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, और जिस तरह से बाकी हम रियल नंबर की आइडेंटिटीज वगैरह करते हैं, मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो वो हमें सेम नंबर देता है। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें जो है सेम जो है मैट्रिक्स वो देती है। सो अगर हम इसकी L इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो फिर हम इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई कीजिए L इनवर्स L U, और ऑब्वियसली हमें दोनों साइड से L इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाता है एंड L इनवर्स B। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि आपके पास ये जो L इनवर्स B मैट्रिक्स है, ये सिस्टम है, ये इसके साथ आपके पास जो है ये Y आ गया। ठीक है, क्योंकि अभी ये B था, अब जब L इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट शुड बी डिफरेंट, और डिफरेंट के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि ये अब एक और वैल्यू आ गई, y कॉलम आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ से L इनवर्स और L जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी मैट्रिक्स चेंज नहीं होती। सो आई विल गेट Ux इक्वल टू L इनवर्स B और इक्वल टू Y। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से Ux आ गया, ये तो आपका एलिमिनेट हो गया, Ux इज इक्वल टू Y। ठीक है, और फिर आपके पास क्या है, आप यहाँ से Ux से जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में से आपको y की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, और y की वैल्यूज को जब आप यूज करेंगे तो आपके पास यहाँ से L इनवर्स y जो है वो आपको b है, तो आप यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम इसको, इस सिस्टम को इस तरह से लिखते हैं, Ux इक्वल टू y एंड Ly इज इक्वल टू b। दे कुड बी रेडियली सॉल्व्ड। Ly इज इक्वल टू b, क्योंकि b नोन है, y अननोन है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास होगी तो बाय फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर है तो यहाँ पे x1 और x1 x2 x1 x2 x3 हो जाएगा, और ये आपको जो है वो आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में मिल जाएगी। फिर जब आपके पास यहाँ से आपके पास y की वैल्यूज आ जाएं तो y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और x के साथ आप x कैलकुलेट कर सकते हैं बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। और फिर ये है कि पहले आपने फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन की, फिर आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की इन केस ऑफ 4x4 मैट्रिक्स,
from the relationship A is equal to LU, we can write the augmented matrix of the form. ये आपके पास 4x4 का सिस्टम है, ठीक है। तो A11, A12, A13, A14, ठीक है। ये A11 x1 हो गया, प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 प्लस A14 x4 इज इक्वल टू B1, ठीक है। फिर आपके पास है A21 x1, A22 x2 प्लस A23 x3 प्लस A24 x4 इज इक्वल टू B2। इसी तरह से A31 x1 प्लस A32 x2 प्लस A33 x3 प्लस A34 x4 इज इक्वल टू B3, और इसी तरह से ये फोर्थ आपकी इक्वेशन है। तो इसको अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाती है। इसको हम डिकम्पोज करना चाहते हैं इन L एंड U में, और जैसे हमने कहा कि हम कॉस्की मेथड या क्राउड्स मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास U जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। ये तो हमने 1 लिख लिए, बाकी हमें अभी नहीं पता क्या होने चाहिए, लेकिन हमने इसको जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी उसके कोफिशिएंट्स को हमने L के साथ डिनोट कर दिया, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी उसको उसके एलिमेंट्स को हमने U से डिनोट कर दिया। सो हमारे पास क्या आया, ये L11 पोजीशन पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है तो L2 है, और फर्स्ट एलिमेंट है तो 1 है। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है L22, इसी तरह से L31, L32, L33 और L41, L42, L43 और L44, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है ये 3x4 की जो थी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की है। अपर ट्रायंगुलर में क्या है आपके पास जो है वो है U12, U13, U14 और Y1, क्योंकि हमारे पास जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप देखिए कि इधर जो है कॉलम आपके पास Y का है, सो हमने उसी को Y में लिखा 1, और U23, U24, Y2। फिर थर्ड में आपके पास जो है वो ये डायगोनल एलिमेंट है 1 है, तो ये 3, 4 Y3 हो गया, और लास्ट जो है वो 1 इज इक्वल टू या x4 जो है वो दैट इज इक्वल टू Y4। तो अब इसमें हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें वैल्यूज मिलेंगी Y1, Y2, Y3 की, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो पहले हम जो है हमारे पास B नोन है और हम यहाँ पे इसको करेंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन होगी। सो हम इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरह से, और इसके लिए भी ऑब्वियसली ये सब कुछ करने के लिए हमें एक रिदम, एक तरतीब चाहिए ताकि हम इसको आसानी से उसी तरह से 2 या 3 स्टेटमेंट में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसको करने के लिए इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मेथड लंबा है, तो दरमियान में छोड़ेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। सो हम आज के जो लेक्चर है वो हमने गॉस जॉर्डन मेथड पे थोड़ा सा लगाया, आपको तरतीब बताई। इसके लिए बच्चा मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ आप जो भी मेथड पढ़ रहे हैं उनको कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट कीजिए। फोर्ट्रन का जो है सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कीजिए, छोटे से प्रोग्राम से आप शुरू कीजिए। फ़र्ज़ करें कि आप उसमें 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। सबसे पहला काम ये करें कि जनरली आप वहाँ से मैनुअली उसको नंबर दे दें, कोई भी 5 नंबर दें, उसको ऐड करें। कंप्यूटर प्रोग्राम पे आप ऐड करें, आप उसमें राइट भी करवाएं और उसमें रीड भी करवाएं। फिर नंबर आप वहाँ से पहले तो मॉनिटर से रीड करवाएं, फिर एक छोटी सी फाइल बनाएं जहाँ से वो रीड करे। फिर ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके फिर देन आप शुरू करें। हमने स्टार्ट किया था बाइसेक्शन मेथड से। बाइसेक्शन मेथड में आप रूट किसी भी छोटी सी एक फंक्शन ले लें, उसकी रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करें। उसके अलावा बाकी मेथड्स भी सारे के सारे सीकेंट है, लीनियर इंटरपोलेशन मेथड है या न्यूटन्स मेथड है, ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं उनको कंप्यूटर पे ट्राई करें, क्योंकि अगर आप ये कंप्यूटर पे काम नहीं करेंगे तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप आगे एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आगे कोई किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ये प्रोग्रामिंग ज़रूर आनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। जहाँ पे आपको ये मेथड आते होंगे, जहाँ आपको 1-2 सॉफ्टवेयर आते होंगे, आपको जॉब्स के लिए प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको मेथड नहीं आते तो वहाँ अगर आप सीखने में टाइम लगाते हैं तो वो आपकी एक अच्छी रेपो नहीं बनती।
दूसरा ये है कि आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट होगा। सो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसके साथ साथ अपने प्रोग्रामिंग भी ज़रूर कीजिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये चॉस्की मेथड जो है वो डिटेल में समझाऊंगी। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।